हेलो और पॉइंट टू लर्न चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं बहुत उत्साहित हूँ क्योंकि आज हम एक सामान्य चर्चा नहीं करने वाले हैं। जी बिल्कुल, ये एक बहुत ही खास डीप डाइव होने वाला है। एकदम। हम इतिहास के पन्नों से कुछ ऐसे चौंकाने वाले तथ्य निकालने वाले हैं जो शायद हमने स्कूल में कभी उस तरह से पढ़े ही नहीं। आज हमारी चर्चा का आधार कुछ बेहद महत्वपूर्ण स्लाइड्स हैं। हाँ, और इन स्लाइड्स का जो विषय है वो बहुत ही गहरा है। 1919, वह वर्ष जिसने सब कुछ बदल दिया। बिल्कुल। और आज के इस डीप डाइव का हमारा जो मिशन है वो ये समझना है कि कैसे सिर्फ एक दमनकारी कानून ने भारत की स्वतंत्रता संग्राम को कुछ संभ्रांत लोगों की जो एलीट पेटिशंस होती है ना, उन याचिकाओं से निकालकर एकदम सड़कों की जन क्रांति में बदल दिया। तो चलिए इसे समझते हैं। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि इतिहास केवल तारीखों का या कुछ घटनाओं का सूखा रिकॉर्ड नहीं है। ये कारण और प्रभाव का एक बहुत ही बारीक ताना बाना है। हाँ, कॉज एंड इफेक्ट, राइट? बिल्कुल। कोई भी क्रांति रातों रात नहीं होती। 1919 का जो ये साल था वो इसी बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। ये असल में टूटे हुए वादों और एक बहुत बड़े विश्वासघात से पैदा हुआ था। तो आइए सबसे पहले उस विश्वासघात को समझते हैं। जी। क्योंकि स्लाइड्स के पहले सेक्शन में ही ये बहुत साफ दिख रहा है। प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 18 तक चला, उसमें भारतीयों का योगदान कोई छोटा मोटा योगदान नहीं था। जी बिल्कुल नहीं। 10 लाख से ज्यादा सैनिक। 10 लाख से ज्यादा, और उसके साथ भारी आर्थिक सहायता भी। तो ये उम्मीद करना बहुत स्वाभाविक था कि युद्ध के बाद कोई राजनीतिक रियायत मिलेगी, मतलब शायद सेल्फ गवर्नेंस या स्वशासन की दिशा में कोई कदम उठाया जाएगा। हाँ, भारतीयों को लगा था कि अब उन्हें शासन में बराबरी का दर्जा मिलेगा। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि साम्राज्यवादी नीतियां कभी भी कृतज्ञता पर नहीं चलती। अच्छा। बिल्कुल। जब युद्ध खत्म हुआ तो इनाम देने के बजाय ब्रिटिश सरकार ने 1915 के डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट को, जो कि एक युद्धकालीन आपातकालीन शक्ति थी, उसे शांति काल में भी स्थायी बनाने का फैसला कर लिया। बाप रे, शांति के समय में इमरजेंसी कानून। हाँ, और इसके पीछे एक बड़ा कारण था 1917 की जस्टिस सिडनी रॉलेट के नेतृत्व वाली सेडिशन कमेटी, जिसका काम था गदर आंदोलन जैसी क्रांतिकारी गतिविधियों को किसी भी तरह कुचलना। ये डर पर आधारित था। अब आप सोचिए, मतलब कल्पना कीजिए कि आपने किसी की जान बचाने के लिए अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी, अपना खून बहाया, और जब वो व्यक्ति ठीक हो गया तो आपको धन्यवाद देने के बजाय उसने आपके ही घर पर बाहर से ताला लगा दिया। क्या ब्रिटिश सरकार का ये कदम बिल्कुल वैसा ही नहीं था? बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। उनका ये कदम कृतज्ञता का नहीं बल्कि विशुद्ध डर और नियंत्रण का प्रदर्शन था। क्योंकि जो सैनिक यूरोप से लौट रहे थे वे एक नई राजनीतिक चेतना लेकर आ रहे थे। और इसी डर ने उस काले कानून को जन्म दिया जिसे हम रॉलेट एक्ट कहते हैं। जब मैं इन स्लाइड्स में इस कानून की संरचना देखती हूँ ना, तो मुझे किसी बुरे सपने जैसा लगता है। असीमित राज्य शक्तियां और नागरिक स्वतंत्रता के बीच का एक भयानक असंतुलन। बिल्कुल। और इस असंतुलन का जो सबसे क्रूर हिस्सा था वो था प्रिवेंटिव डिटेंशन या निवारक निरोध, मतलब बिना मुकदमे के सजा। जी हाँ, बिना किसी मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को 2 साल तक जेल में रखा जा सकता था। प्रेस पर और जो सार्वजनिक सभाएं होती हैं उन पर सख्त सेंसरशिप लगा दी गई। बिना वारंट के किसी के भी घर में घुसकर पुलिस तलाशी ले सकती थी और गिरफ्तारी कर सकती थी। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। हमारी स्लाइड्स बताती हैं कि जूरी द्वारा सुनवाई का अधिकार खत्म कर दिया गया। इन कैमरा ट्रायल यानी गुप्त मुकदमों को मंजूरी दे दी गई, और बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब जो हेबियस कॉर्पस होता है उसका निलंबन कर दिया गया। और इसी वजह से इसे वो कुख्यात नारा मिला था, न दलील, न वकील, न अपील। हाँ, मतलब ना तो आप सबूत पेश कर सकते हैं, ना बचाव के लिए वकील रख सकते हैं, और ना ही किसी ऊपरी अदालत में जा सकते हैं। बिल्कुल, एकदम अंधा कानून। लेकिन यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। मैं ये सोच रही थी कि जो ब्रिटिश खुद को इंग्लिश कॉमन लॉ और प्राकृतिक न्याय का जनक मानते थे, जो दुनिया भर में इसका ढिंडोरा पीटते थे, वे ही अपने बुनियादी सिद्धांतों का इतना सीधा उल्लंघन कैसे कर सकते थे? क्योंकि ये कानून न्याय के असंतुलन का चरम था। यहाँ ब्रिटिश शासन का असली जो औपनिवेशिक चेहरा होता है ना, वो बेनकाब हो गया था। उनके लिए न्याय के पैमाने यूरोप में अलग थे और भारत में अलग। तो जब कानून इस तरह से अंधा हो जाता है तो विरोध के जो पुराने तरीके होते हैं वो काम नहीं आते।
स्लाइड्स के अगले हिस्से में यही बताया गया है कि कैसे राजनीतिक रणनीति पूरी तरह बदल गई। जी, जो पुराने तरीके थे यानी संवैधानिक विरोध, उस समय मोहम्मद अली जिन्ना और मदन मोहन मालवीय जैसे बड़े नेताओं ने इस कानून को अनुचित और अनुकुश बताते हुए इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन ब्रिटिश बहुमत के सामने इन इस्तीफों का कोई असर नहीं हुआ है ना? बिल्कुल बेअसर। और तभी महात्मा गांधी ने इसे आधिकारिक तौर पर काला कानून घोषित किया और याचिकाओं के बजाय एक राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन का आह्वान किया, जिसे रॉलेट सत्याग्रह कहा गया। और इस सत्याग्रह के 4 मुख्य स्तंभ थे। पहला था सत्य और नैतिकता, मतलब अन्यायपूर्ण कानूनों को पहचानने का नैतिक संकल्प। हाँ। दूसरा था आत्मशुद्धि, जहां उपवास और प्रार्थना से जनता को मानसिक रूप से तैयार किया गया। तीसरा था हड़ताल। 6 अप्रैल 1919 को देश भर में जो ऐतिहासिक हड़ताल हुई, दुकानें, कारखाने सब बंद। बिल्कुल। और चौथा सविनय अवज्ञा, शांतिपूर्ण रैलियां, स्वदेशी साहित्य की बिक्री और गिरफ्तारी देना। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे कोई पुराने कीपैड फोन से अचानक स्मार्टफोन पर स्विच कर ले, एक पूरी तरह से नया ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या बात है, बहुत बढ़िया तुलना है। याचिकाओं की जगह अब सीधी कार्रवाई ने ले ली थी। और अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो इसका मुख्य लक्ष्य ब्रिटिश शासन की जो नैतिक सत्ता थी, मॉरल अथॉरिटी, उसे नष्ट करना था। उन्हें दिखाना था कि हम आपसे डरते नहीं हैं। हाँ, और ये असर जमीन पर दिखा भी। ये विद्रोह ये कोई छोटे इलाके तक सीमित नहीं था। पहली बार छात्रों, किसानों, वकीलों और दुकानदारों ने, मतलब सबने एक साथ मिलकर सत्ता को चुनौती दी। बंबई और गुजरात तो सत्याग्रह के गढ़ बन गए। जी, और बंगाल में भी इसका बहुत दिलचस्प रूप देखने को मिला। वहां जो पहले से क्रांतिकारी नेटवर्क काम कर रहे थे, उनका गांधीवादी शांतिपूर्ण विरोध के साथ एक बहुत ही अनूठा मिश्रण हो गया। और दिल्ली, 30 मार्च का वो दिन, ऐतिहासिक हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिली। स्वामी श्रद्धानंद ने जामा मस्जिद से भाषण दिया। ये अपने आप में एक अभूतपूर्व घटना थी। लेकिन इन सबके बीच एक जगह ऐसी थी जो दमन का केंद्र बन गई, और वो था पंजाब। वही तो मैं आपसे ये पूछने वाली थी। दिल्ली में हम इतनी शांतिपूर्ण एकता देख रहे हैं, लेकिन पंजाब में ऐसा क्या था जो वहां असंतोष मतलब इतना उग्र हो गया कि हालात बेकाबू हो गए? देखिए, इसके लिए हमें युद्ध के बाद पंजाब की विशिष्ट जनसांख्यिकीय और आर्थिक स्थिति को समझना होगा। इसे पोस्ट वॉर इकोनॉमिक ट्रॉमा कह सकते हैं। पंजाब ने युद्ध में भारी योगदान दिया था, और जब सैनिक वापस आए तो उन्हें भयानक आर्थिक संकट और बेरोजगारी का सामना करना पड़ा। पंजाब एक तरह से एक प्रेशर कुकर बन चुका था। और 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की जो अचानक गिरफ्तारी हुई, उसने चिंगारी का काम किया। हाँ, दो बहुत ही सम्मानित नेता। बिल्कुल। और जब एक शांतिपूर्ण भीड़ उनकी रिहाई की मांग कर रही थी तो पुलिस ने उन पर फायरिंग कर दी। इसके जवाब में भीड़ हिंसक हो गई। और इसके बाद जो हुआ वो इतिहास का सबसे काला अध्याय है। माइकल ओडायर ने सत्ता सेना को सौंप दी और जनरल डायर का प्रवेश हुआ। जी, और पंजाब का ये तनाव अपने चरम पर पहुंच गया। ये ब्रिटिश साम्राज्य के नैतिक पतन की सबसे खौफनाक तस्वीर थी। 13 अप्रैल 1919, वैसाखी का दिन। हमारी स्लाइड्स के आंकड़े बताते हैं कि लगभग 15,000 निहत्थे पुरुष, महिलाएं और बच्चे जलियांवाला बाग में एकत्र हुए थे। और उनमें से अधिकांश तो तीर्थयात्री थे जो आसपास के गांवों से आए थे। उन्हें तो मार्शल लॉ के बारे में कुछ पता भी नहीं था। बिल्कुल। और फिर ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर वहां पहुंचता है और बिना कोई चेतावनी दिए उसने 10 मिनट तक अंधाधुंध फायरिंग करवाई, जब तक कि गोलियां खत्म नहीं हो गईं। 1000 से अधिक मौतें, 1500 से अधिक घायल। और डायर का तर्क क्या था? उसने बेशर्मी से कहा कि ये एक नैतिक प्रभाव पैदा करने के लिए आवश्यक था। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है। ये कोई नैतिक प्रभाव नहीं था। वही तो। क्या इसका सीधा सा मतलब ये नहीं है कि डायर ने जिसे नैतिक प्रभाव कहा, उसने वास्तव में साम्राज्य के ही नैतिक दिवालियापन को पूरी दुनिया के सामने साबित कर दिया? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ये उनका मॉरल बैंक्रप्सी था। और इस एक घटना ने भारतीयों के मन में जो ब्रिटिश न्याय का भ्रम था, उसे हमेशा के लिए तोड़ दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने तो विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि तक लौटा दी। और हंटर कमीशन का जो नाटक हुआ। हाँ, हंटर कमीशन ने डायर को कोई कड़ी सजा नहीं दी, बस उसे नौकरी से हटा दिया।
इससे भारतीयों का विश्वास पूरी तरह उठ गया। लेकिन इन सब के बीच गांधी जी का एक फैसला बहुत चौंकाने वाला था। जब हिंसा भड़की तो उन्होंने जून 1919 में सत्याग्रह वापस ले लिया। जी, और उन्होंने इसे अपनी हिमालय जैसी भूल यानी हिमालयन मिसकैलकुलेशन कहा। क्योंकि जनता अभी अहिंसा के उस कठोर अनुशासन के लिए तैयार नहीं थी, है ना? एकदम सही। ये एक रणनीतिक कदम था, एक टैक्टिकल रिट्रीट। लेकिन इस त्रासदी ने भारत को तोड़ा नहीं। बिल्कुल नहीं। इस दमन ने दरअसल भविष्य के भारत और मैं कहूंगा हमारे संविधान की नींव रख दी। ये एक पैराडाइम शिफ्ट था। हाँ, स्लाइड्स का जो आखिरी सेक्शन है वो इसी स्थायी विरासत की बात करता है। 1919 से पहले की राजनीति, जो केवल शहरी संभ्रांत वर्ग और याचिकाओं तक सीमित थी, वो अब जमीनी नेताओं, सविनय अवज्ञा और जन आंदोलनों में बदल चुकी थी। और ब्रिटिश दृष्टिकोण भी बदल गया था। अब उन्हें भारतीयों में एक अजेय शक्ति दिखने लगी थी। और इसी का परिणाम था कि मार्च 1922 में भारी विरोध के बाद अंग्रेजों को रॉलेट एक्ट वापस लेना ही पड़ा। जी, ये केवल एक कानूनी जीत नहीं थी, ये आने वाले असहयोग आंदोलन और अंततः हमारी स्वतंत्रता की ठोस नींव थी। इसने साबित कर दिया कि जब आबादी अन्यायपूर्ण कानून मानने से इनकार कर दे तो शक्तिशाली से शक्तिशाली साम्राज्य भी झुक जाता है। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि जो प्रतिबंध हमारे ऊपर लगाए गए थे वही आजाद भारत के संविधान के रक्षक बने। बिल्कुल। अब देखिए, रॉलेट एक्ट में निवारक निरोध था। हाँ, प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो हमारे संविधान में अनुच्छेद 21 आया जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। वाह! और रॉलेट एक्ट में प्रेस और सभाओं पर प्रतिबंध था, तो उसके जवाब में हमें मिला अनुच्छेद 19 जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। और वो जो नारा था, न दलील न वकील, उसके खिलाफ हमें मिला अनुच्छेद 22 जो मनमानी गिरफ्तारी के खिलाफ संरक्षण देता है। मतलब ये तो ऐसा है जैसे ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को जिस पिंजरे में कैद करने की कोशिश की थी, उसी पिंजरे के लोहे को पिघलाकर भारतीयों ने अपने अधिकारों की ढाल बना ली। हमारा अपना संविधान। क्या बात है, बहुत ही सुंदर विचार है ये पुष्टि करता है कि दमनकारी कानून अक्सर उस स्वतंत्रता की रूपरेखा खींच देते हैं जिसकी मांग भविष्य की पीढ़ियां करती हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ हम इस डीप डाइव के अंत पर आ गए हैं। लेकिन जाने से पहले हम अपने दर्शकों के लिए एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहते हैं। जी बिल्कुल। आज भी दुनिया भर में जब सरकारें शांति काल में इमरजेंसी पावर्स या आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करने की कोशिश करती हैं, तो क्या हमें 1919 के उस इतिहास को याद नहीं करना चाहिए? क्या नागरिक स्वतंत्रता और राज्य की शक्ति के बीच का जो ये संघर्ष है वो आज भी उतना ही प्रासंगिक नहीं है? इस पर जरूर सोचिएगा। ये एक ऐसा सवाल है जो हर नागरिक को खुद से पूछना चाहिए। एकदम सही। तो दर्शकों, पॉइंट टू लर्न चैनल के साथ इस गहरी चर्चा का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको आज की ये स्लाइड आधारित विस्तृत चर्चा पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, ऐसे ही शानदार और गहरे विश्लेषण देखने के लिए बिल्कुल पॉइंट टू लर्न चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सीखते रहिए और सवाल पूछते रहिए।